माननीय सुश्री सुनील जी अंबेकर, माननीय सुरेश जी भगेरिया, माननीय रमेश जी पतंगे, दिलीप जी करम्बेलकर तथा आप सभी मान्यवरों का मैं अश्विनी मयेकर, साप्ताहिक विवेक की कार्यकारी संपादक, हृदय से स्वागत करती हूँ। मंच पर उपस्थित हिंदुस्तान प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष माननीय रमेश जी पतंगे को मैं विनती करती हूँ कि वे आज के मुख्य अतिथि मुंबई महानगर के संघचालक सुरेश जी भगेरिया का पुष्पगुच्छ के साथ राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर यह ग्रंथ देकर स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं विवेक समूह के प्रबंध संपादक दिलीप जी करम्बेलकर को विनती करती हूँ कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आदरणीय सुनील जी अंबेकर का पुष्पगुच्छ के साथ शतसूर्या से तेज यह साप्ताहिक विवेक प्रकाशित ग्रंथ देकर स्वागत करें। धन्यवाद। संघमंत्राचे उद्गाते डॉक्टर हेडगेवार यह मराठी विशेषांक परमपूजनीय डॉक्टर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर 21 जून को इसी सभागृह में आदरणीय भैयाजी जोशी के करकमलों द्वारा प्रकाशित हुआ। परमपूजनीय डॉक्टर जी के विचार जो आज की तारीख में भी समाज के लिए दिशादर्शक है, उन विचार सूत्रों पर भाष्य करने वाले लेख यह इस विशेषांक का स्वरूप है। पंजीकरण के माध्यम से 80,000 घरों तक हेडगेवार जी के विचार पहुंचाने का कार्य साप्ताहिक विवेक ने इस विशेषांक के माध्यम से किया। इस अंक की मराठी पाठकों ने बहुत ही सराहना की। संघ की विभिन्न शाखाओं में इस अंक के विमोचन के कार्यक्रम भी हुए, लेखों पर चर्चा भी हुई। यह विचार सूत्र मराठी पाठकों के साथ अन्य लोगों तक, जिसमें अन्य भाषक संघ स्वयंसेवकों के साथ राष्ट्र प्रथम मानने वाले हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए हिंदी विशेषांक करने का निर्णय हुआ। इस हिंदी अंक के लिए महाराष्ट्र के बाहर से भी पंजीकरण हुआ है। आज उसी हिंदी अंक का विमोचन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील जी अंबेकर के करकमलों द्वारा होने जा रहा है। विमोचन से पहले इस विशेषांक का विस्तृत परिचय आपके सामने रखेंगे साप्ताहिक विवेक के सहकार्यकारी संपादक रविंद्र जी गोळे। मंच पर विराजमान सब महानुभाव, जैसे कि अभी बताया कि संघ मंत्र के उद्गाता डॉक्टर हेडगेवार ये अंक का आज प्रकाशन है। इसी सभागृह में मराठी अंक का भी प्रकाशन माननीय भैया जी के हाथों हुआ था। 21 जून को हुआ था और आज 22 सितंबर है। 3-4 महीनों के बीच में हिंदी उसका संस्मरण आ रहा है। जब ये विषय मराठी में हो या हिंदी में हो, जब करने का तय हुआ तो उसके सामने की जो पृष्ठभूमि थी वो भी थोड़ी आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। हम सब जानते हैं कि 2025 संघ की शताब्दी का साल है। संघ को 100 साल होते हैं। तो हर एक संगठन जो संघ विचारों का है, राष्ट्रीय विचारों का है, अपने अपने कार्यक्षेत्र में कुछ योजना बना के अगले कुछ सालों के लिए काम करने में लगा है। कुछ योजना बनाई है, उसमें आगे चल रहे हैं, वो दिख रहे हैं अपने को हर एक संगठन के। तो साप्ताहिक विवेक, हिंदुस्तान प्रकाशन संस्था, विवेक समूह प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में हम काम करते हैं। तो संघ विचार का प्रचार और प्रसार जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका जब चिंतन प्रक्रिया चालू हो गई तो हम डॉक्टर जी के विचारों पे कुछ काम करके ये प्रक्रिया अपने 2025 तक की योजना में शुरुआत करेंगे, ऐसा तय हो गया। डॉक्टर जी के बारे में तो महाराष्ट्र के नाह पालकर जी का चरित्र हम सबको मालूम है। हिंदी में भी और लोगों ने चरित्र लिखे हैं। राकेश सिन्हा जी का भी एक चरित्र सबको ज्ञात है। फिर अपने को डॉक्टर जी का चरित्र तो लिखना नहीं था। 15 साल के संघ आयु में डॉक्टर जी ने जो संघ स्वयंसेवकों के सामने विचार सूत्र रखे और वही विचार सूत्र के आधार पर आज तक का 96 साल का जो अपना प्रवास हुआ है
वो विचार सूत्र क्या है उसके, जैसे कि अमृत का परीक्षा लेना है तो उसमें क्या है कैसे है उसके लिए हर एक तरफ से देखा जाता है, या हीरे की पहलू रहते उसको उसकी गुणवत्ता देखने के लिए अलग अलग ढंग से देखा जाता है। वैसे ही डॉक्टर जी ने जो विचार सूत्र दिया है ये अमृत जैसा है, हीरे जैसा है, वो परखने के लिए अलग अलग दृष्टि से उसको देखना पड़ेगा। ये ध्यान में रख के डॉक्टर जी के कुछ गिने चुने विचार सूत्र सामने लाए और उस पर मान्यवर लोगों ने भाष्य किया था। ये तो तय था कि डॉक्टर जी का चरित्र हमें बताना नहीं है, चरित्र पे लिखना नहीं है, लेकिन डॉक्टर जी ने जो विचार सूत्र रखा है हमारे सामने, और वो विचार सूत्र कभी हम अमृत मंत्र या अमृत वचन बोल के शाखा में बोलते हैं, कई बौद्धिक में उसका व्यवहार में आता है, बौद्धिक में बातें की जाती है। वही जो विचार सूत्र है वो कृति में लाने के लिए उसमें क्या गहनता से छिपा हुआ आशय है वो समझने के लिए ये अंक की निर्मिति की प्रक्रिया शुरू हो गई। डॉक्टर जी से शुरुआत हुई ये विचारों की यात्रा, हम कहेंगे आगे 2025 तक अलग अलग विषय लेके जो विचार क्षेत्रों में, विचार के क्षेत्र में प्रचार और प्रसार के माध्यम से आगे जाएगी। संघ का एक परिचय है, संघ का पूरे देश को परिचय है कि संघ स्वयंसेवक सेवा क्षेत्र में बहुत ही अग्रसर है, लेकिन उसके साथ हमारा भी कुछ विचार है, हम विचारों से चलते हैं और वो विचार क्या है तो डॉक्टर जी ने दिया हुआ विचार सूत्र है, ये समाज के सामने रखने का प्रयास इस अंक से माध्यम से किया है। मराठी अंक में कुछ लेख और हिंदी में कुछ लेख, उसमें थोड़ा बदलाव है, हिंदी अंक में कुछ और 7 लेख जुड़े हैं, तो 30 लेखों का ये अंक है। और आप जब भी अंक आपके हाथ में आएगा तो आपके ध्यान में आएगा कि कितना गहराई से इस विषय का चिंतन रमेश जी ने किया था और उसके आधार पे ये अंक की निर्मिति हुए। आप ये अंक जब भी देखेंगे तो उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए, संघ विचार का दूर तक लेके जाने के लिए बहुत उपयोग होगा ऐसा मेरे को लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। अब मैं आदरणीय सुनील जी और सुरेश जी तथा मंच पर उपस्थित रमेश जी और दिलीप जी को विनती करती हूँ कि इस अंक का विमोचन करें। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई महानगर के संघचालक माननीय सुरेश जी भगेरिया मंच पर उपस्थित है। मैं उनसे विनती करती हूँ कि वे अपने विचार हमारे सामने रखें, मगर इससे पहले उनका संक्षिप्त में परिचय आपके सामने रखती हूँ। मुंबई उपनगर गोरेगांव के निवासी सुरेश केशवदेव भगेरिया संघ के स्वयंसेवक होने के साथ साथ जाने माने उद्योजक भी है। मुंबई महानगर के संघचालक तथा अनेक शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी हैं। माननीय सुरेश जी। आदरणीय सुनील जी, रमेश जी, दिलीप जी और स्वयंसेवक बंधुओं, जहाँ पर सुनील जी को सुनने के लिए आप सब आए हैं वहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और सुनील जी का इस संबंध में विचार सुनना बहुत आवश्यक भी है और ज्ञानवर्धक भी रहेगा। डॉक्टर जी के संबंध में जो पिछले 96-97 सालों से जो चल रहा है वैचारिक उद्बोधन, मुझे लगता है कि 2025 में उसकी चरम सीमा जो है वो लोगों को दिखाई दे रही है। 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो रविंद्र भाई संघवी के ऑफिस में अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल के 6 अधिकारी, चीफ कॉन्सुलेट जनरल दिल्ली से, फिर कुछ लोग अमेरिका से आए थे। संघ के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी। 2-3 घंटा तक बैठ करके बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे और उनको पूछा कि भाई ये सब आप क्यों कर रहे हो,
तो बोले आगे देश में जो संघ चाहेगा वही चलेगा, ऐसा हमको अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बताया। अभी अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी आज जो है डॉक्टर हेडगेवार को जानने की इच्छा जागृत हुई है। तो कुल मिलाकर के हम जो काम कर रहे हैं वो कुछ एक संगठन चलाने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार का नहीं है। डॉक्टर जी के जीवन की एक जो घटना मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि जिस कालखंड में डॉक्टर जी संघ की स्थापना के बारे में सोच रहे थे, उस कालखंड में क्रांतिकारी जो थे, देश के लिए मरने का जज्बा बहुत अधिक था और क्रांतिकारी हो रहे थे कि भाई जो देश के लिए मर रहा है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। डॉक्टर जी ने देश के लिए जीना सिखाया कि भाई मरना जो है वो ठीक है, महत्वपूर्ण है, लेकिन देश के लिए काम करते तिल तिल करके अपने शरीर को जला करके देश के लिए जीना और देश के लिए जी करके कुछ ना कुछ जो वैधानिक कार्य है ऐसा काम खड़ा करना, ये डॉक्टर जी का सबसे बड़ी जो देन है वो देश के लिए थी। गुरुजी गोलवलकर जैसे व्यक्ति जो साधना के लिए जा रहे थे, तो देश की साधना करना, तिल तिल करके कण कण करके अपने शरीर को जला करके, इस प्रकार की साधना में उस प्रकार के महती व्यक्ति को भी उन्होंने काम पे लगाया। तो इस प्रकार का जो चिंतन जो है डॉक्टर जी ने दिया है, मुझे लगता है कि वो उस समय का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। बाकी का हम सुनील जी से सुनेंगे और मुझे लगता है मुझे भी सुनने की उत्सुकता है। इतना कह कर के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। डॉक्टर जी ने देश के लिए जीना सिखाया और विधायक कार्य करने के लिए सभी स्वयंसेवकों को विचार सूत्र दिए। धन्यवाद सुरेश जी। अभी जिनके हाथों विशेषांक का विमोचन हुआ, उनके कार्यकर्तृत्व से तो हम सब भली भांति परिचित हैं, फिर भी उनका औपचारिक परिचय देना मेरा कर्तव्य है। संघ गंगोत्री नागपुर के महल क्षेत्र में जन्मे सुनील जी अंबेकर ने विज्ञान में स्नातकोत्तर पदवी हासिल की है। वे भारतीय राष्ट्रवाद तथा छात्र राजनीति के गहरे अभ्यासक माने जाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस देशव्यापी संगठन में 35 साल तक उन्होंने बहुत सी जिम्मेदारियां संभाली है। बांग्लादेश में घुसपैठ के विरोध का मामला हो या भ्रष्टाचार के विरोध में विद्यार्थियों का आंदोलन, इन विषयों में अंबेकर जी की रणनीति प्रभावी रह चुकी है। अभाविप के राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में अंबेकर जी ने 16 साल से भी अधिक काल दायित्व निभाया है। सुनील जी ने लिखी हुई द RSS रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भूत वर्तमान भविष्य के बारे में जानकारी देने वाले इस पुस्तक की बड़ी सराहना हुई है। अब उन पर संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमें विश्वास है कि इस भूमिका में भी वह बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उनके मार्गदर्शन से पहले मैं गायत्री दीदी को व्यक्तिगत गीत पेश करने की विनती करती हूँ। गायत्री दीदी। पूर्ण करेंगे हम सब के शव, वह साधना तुम्हारी। पूर्ण करेंगे हम सब के शव, वह साधना तुम्हारी। आत्म हवन से राष्ट्र देव की आराधना तुम्हारी। पूर्ण करेंगे हम सब के शव, वह साधना तुम्हारी। निश दिन तेरे ध्येय चिंतना, निश दिन तेरे ध्येय चिंतना। आकुल मन की तीव्र वेदना, निश दिन तेरे ध्येय चिंतना। आकुल मन की तीव्र वेदना।
साक्षात्कार ध्येय का हो, वह कामना तुम्हारी पूर्ण करेंगे हम सब केशव, वह साधना तुम्हारी। कोटि कोटि हम तेरे अनुचर, कोटि कोटि हम तेरे अनुचर, ध्येय मार्ग पर हुए अग्रसर। होगी पूर्ण सशक्त राष्ट्र की, होगी पूर्ण सशक्त राष्ट्र की वह कल्पना तुम्हारी। पूर्ण करेंगे हम सब केशव, वह साधना तुम्हारी। तुझसी ज्योति हृदय में पावे, तुझसी ज्योति हृदय में पावे, कोटि कोटि तुझसे हो जावे। तुझसी ज्योति हृदय में पावे, कोटि कोटि तुझसे हो जावे। तभी पूर्ण हो राष्ट्र देव की वह अर्चना तुम्हारी। पूर्ण करेंगे हम सब केशव, वह साधना तुम्हारी। आत्महवन से राष्ट्र देव की आराधना तुम्हारी। पूर्ण करेंगे हम सब केशव, वह साधना तुम्हारी, वह साधना तुम्हारी, वह साधना तुम्हारी। आज साप्ताहिक विवेक के इस हिंदी में प्रकाशित विशेषांक संघ मंत्र के उद्गाता डॉक्टर हेडगेवार आज इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान सुरेश भकेरिया जी, रमेश पतंगे जी, दिलीप राव करंबेकर और यहाँ उपस्थित विवेक से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े सभी लोग, सभी को नमस्ते। वास्तव में ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि साप्ताहिक विवेक की जो सेवाएं हैं वो मराठी में तो बहुत अच्छा प्रबोधन का काम काफ़ी वर्षों से कर रही है। परंतु देश भर में ऐसा साहित्य लोगों तक जाए, ये बहुत आवश्यक था और इस दृष्टि से ये जो पहल सब लोगों ने बहुत अथक प्रयास से की है, ये बहुत ही अभिनंदनीय है और मैं स्वयं इस कार्य के लिए पूरे विवेक परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। डॉक्टर हेडगेवार, जिनको हम डॉक्टर साहब कहते हैं, उनका नाम अभी भी देश में उतना परिचित तो नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब यह एक देश में परिचित नाम
हुआ है। और जैसा उल्लेख हो रहा था, बहुत सारे लोग अब जो अपने अपने उद्देश्यों से भारत को देखते हैं, उनकी भी उत्सुकता बढ़ी है। लेकिन उससे भी अधिक समाज के बहुत सारे लोगों में एक आशा का दीपक जगा है। अपनी अपनी समस्याओं से जूझते हुए किसी ना किसी तरीके से जिंदगी को आगे बढ़ाते जाओ, और पता नहीं परिस्थितियां कब बदलेगी, हमारे साथ कौन खड़ा होगा, हमारे सुख दुख में साथ देने वाला वातावरण समाज में कब तैयार होगा, इसकी प्रतीक्षा बहुत सारा वर्ग कई वर्षों से कर रहा था। और उनके मन में कभी आशा और कभी निराशा भी चल रही थी। अब जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य जब जगह जगह पर पहुंच रहा है, तो लोगों के मन में एक आशा का संचार हो रहा है कि ये लोग कुछ अच्छे मन से आए हैं, अच्छे उद्देश्य से आए हैं, और इनका काम करने का तरीका भी अच्छा है, और इसलिए एक विश्वास तैयार हो रहा है और लग रहा है कि शायद और कोई नहीं आएगा, हम सब मिलकर ही परिस्थिति को बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ देकर परिस्थिति में बदलाव कर सकते हैं। ये एक वातावरण देश के हर कोने में आज तैयार हो रहा है, और उसी के कारण संघ के प्रति जानने की सामान्य लोगों में भी इच्छा जागृत हुई है। हमारे देश में मंत्र शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। मंत्र को एक समाधान के रूप में देखते हैं। मतलब अगर हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, किसी मंत्र को बार बार अगर समझ जाते हैं, तो उसको सूत्र के रूप में भी लोग समझते हैं कि वो सूत्र अगर मिल जाए तो फिर समाधान निश्चित होगा। और इसलिए ये जो आज के समय में हम सब मिलकर अपने अपने स्तर पर एकत्रित आकर, संगठित आकर, जो संघ ने संगठन का मंत्र दिया कि संगठित हो जाएंगे तो समाधान का मार्ग खुलेगा, ये बात धीरे धीरे लोगों के मन में, मस्तिष्क में धीरे धीरे जा रही है, और इसका छोटा मोटा प्रयोग लोग अपनी अपनी जगह पर भी कर रहे हैं। और ऐसे समय में जिन्होंने संगठन का ये मंत्र दिया, ये सूत्र बनाया आधुनिक समय में, उसके जो संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उनका वो प्रथम जो समय था जब उन्होंने अपने जीवन के संघ बनने के बाद वो 15 साल ही शरीर से जीवित रहे, और उन्होंने अथक प्रयास किया कि ये मंत्र एक ऐसा बन जाए कि ये बीज समाप्त न हो, ये बीज बढ़ता ही चला जाए, जिसको बोलते हैं कि एक ऐसा बीज जिसमें मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी हो, मतलब पुनः पुनः अपने जैसा ही बीज बनाने की क्षमता हो। तो ये जो एक उन्होंने ये जो एक नया प्रकार का सूत्र बनाया, और इसलिए अब केवल हमारे संघ स्वयंसेवकों के लिए तो वो उनका श्रेष्ठत्व बहुत ही ऊंचा है, परंतु समाज में भी आज सामान्य हर जगह के लोग उनके इस संगठन सूत्र को और इस संगठन सूत्र बनाने वाले व्यक्तित्व के बारे में जानना चाह रहे हैं।
हमारे देश में ऐसी बहुत शक्तियां हैं जो लगातार लगी रही और जिन्होंने हमारी एकता पर ही आघात किया। डॉक्टर जी ने जब संघ का स्थापना किया, उसके पहले उन्होंने अपने बिल्कुल छोटी सी उम्र से ही दुनिया को देखना और समझना प्रारंभ किया था। बिल्कुल मतलब उनको ये अनुभव मिला था कि उस समय नागपुर के जितने भी प्रमुख नेतागण थे, सामाजिक, राजनीतिक या किसी भी तरह की, तो वो सारे काम करने वाले लोगों के साथ उनका जीवंत संपर्क था। उम्र में उसमें से कई लोग उनसे वरिष्ठ भी थे, लेकिन पता नहीं कैसा रिश्ता बन रहा था। अभी जब उनके चरित्र के बारे में बहुत विस्तृत जानकारियां सामने आ रही है, तो डॉक्टर मुंजे और उनमें तो बहुत अंतर था। उस समय के ऐसे जैसे बापूजी अणे थे या और भी उस समय के कांग्रेस के जितने भी नेता थे, वो सभी लोग या सार्वजनिक जीवन में अलग अलग प्रकार से जो सक्रिय थे, उन सभी के साथ उनका उठना बैठना था। जो साथी थे उनसे मित्रता थी, और जो बड़ी उम्र के थे, स्थापित थे, उनके साथ उनकी 13, 14, 15 की उम्र में ही उनके साथ बैठना, चर्चा करना, और वो भी डॉक्टर जी के साथ उस उम्र से ही चर्चा करना प्रारंभ कर दिए थे। यानी उनमें जो एक ऊर्जा थी, एक स्पार्क था, उसका दर्शन, अनुभव शायद बाकी लोग भी उसी समय ले रहे थे। और इसलिए उनके अल्प जीवन में ही उन्होंने बहुत कुछ, यानी उनके अल्प जीवन में उनको अनुभव मिला कि उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि लोकमान्य तिलक जी उस समय के सबसे प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, और उनका शुद्ध चारित्र्य, उनकी प्रखर बुद्धिमत्ता, इसकी कोई तोड़ नहीं थी। उनके साथ भी डॉक्टर जी को समय मिला, वो गए, उनके साथ ही 2 या 3 दिन रहे, बहुत विषयों पर चर्चा हुई और काफ़ी कुछ समझने का उनको मौका मिला। यानी कोई अचानक आइसोलेशन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये सूत्र नहीं बना, कोई मन में कल्पना आ गई और बन गया नहीं। तो बहुत प्रकार से विचार विनिमय डॉक्टर जी के मन में चल रहा था, और बहुत लोगों से वो मिले, बहुत कार्यों को उन्होंने देखा। समाज उपयोगी अनेक कार्य जो आज हम लोग जिनको अलग अलग प्रकार से देखते हैं, अपने कई स्वयंसेवक चलाते हैं, उसका बीज भी उनसे इसमें दिखता है। उनके समय मुझे याद है कि नागपुर में एक संस्था है, अनाथ विद्यार्थी गृह, एक और ऐसी प्रकार की कई संस्थाएं हैं, नागपुर व्यायामशाला, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। उन्होंने अपने मित्रों के साथ, अपने थोड़े से वरिष्ठ लोगों के साथ बैठकर उन संस्थाओं का गठन किया था। उसके आजीवन सदस्य भी थे, उसके साथ जुड़े हुए थे। और जिन संस्थाओं ने कहीं अनाथ विद्यार्थियों के लिए काम किया, गरीब विद्यार्थियों के लिए काम किया, आज हम जिनको अनुसूचित जाति, पिछड़े बोलते, उनके लिए काम किया। यानी समाज में जितनी प्रकार की व्यथा दिखती थी, उनको दूर करने के कोई न कोई प्रयास उनके द्वारा चल रहे थे। युवाओं को अच्छी दिशा मिलनी चाहिए, इसलिए ऐसे कोई कार्य जहां पर संस्कार मिलता हो, वैसी संस्थाएं भी प्रारंभ हुई थी। यानी बहुत प्रकार के अलग अलग संस्था जीवन का प्रारंभ उन्होंने अपने संघ स्थापना के पूर्व और संघ स्थापना के पश्चात भी लगातार वो करते रहे, और ऐसे सारे कार्यों का समर्थन करना ताकि लोगों के जीवन में बदलाव हो, ये उनके जीवन में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखता है। आज उनके वो सारे कार्य हम लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके ये कार्यों का जो विस्तार था, एक व्यापक विचार था, वो मुझे लगता है कि आज देश के सब जगहों पर पहुंचने की ज़रूरत है, ताकि उनसे प्रेरित होकर समाज के स्तर पर बहुत सारे लोग नई नई पहल कर सकते, नए नए कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। आज देश में हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में
जाति जाति के नाम पर लोगों को विभाजित करना, भ्रमित करने के प्रयास अलग अलग तरीके से लगातार चल रहे हैं। उस समय भी ये बात चल रही थी, उस समय भी उनके सामने ये सारी बातें दिख रही थी। यानी किस तरीके से हिंदू समाज में अलग अलग तरीके से भ्रमित करने के कार्य उस समय भी चल रहे थे। उस समय भी मुगलों के समय या अंग्रेजों के समय अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र चल रहे थे। कई देसी लोग भी उस चक्र में फंसकर अलग अलग प्रकार के प्रयास कर रहे थे। और उस समय ये प्रश्न राजनीतिक स्वरूप बन गया था। राजनीतिक दल में भी ये अभियान प्रारंभ हुए थे कि कैसे हम लोग समाज में अस्पृश्यता को दूर करें, या समाज में जो एक जातिगत भेदभाव है उसको कैसे दूर करें। ये प्रयास प्रारंभ हो गए थे, जहां कई सारे प्रयास अलग अलग तरीके से चल रहे थे। डॉक्टर जी ने उसके सूत्र के रूप में जो विषय सामने लाया वो था कि हिंदुत्व का अगर जागरण होता है, हिंदू भाव का जागरण होता है, हिंदुत्व की हमारी समझ बढ़ती है, हमारा जो हिंदूनेस, हिंदूपन है, उसमें अगर हम लोग सही समझ हमारी बनती है, उसका अभ्यास बनता है, तो एक लंबी रेखा खींचने से, उसकी एक व्यापकता की समझ से ही हम इस भेदभाव को पार कर सकते हैं, इससे दूर ऊपर उठ सकते हैं। और उन्होंने उस समय जब ये सूत्र, क्योंकि उस समय की उनके सामने जो राजनीति चल रही थी या देश में जो विचार मंथन चल रहा था, उस समय इस समाधान के बारे में ज्यादा लोग नहीं सोच रहे थे। हिंदू परंपरा, हिंदुत्व, हिंदू के बारे में विचार चल रहे थे। सावरकर जी के प्रयास चल रहे थे, बहुत गहरे प्रयास थे। गांधी जी भी हिंदू जीवन के बारे में, जीवन मूल्यों के बारे में उल्लेख कर रहे थे। मतलब ये बात भी चल रही थी, बहुत सारे नेतागण भी बोल रहे थे। लेकिन एक बात ध्यान में आ रही थी कि ये बात केवल विचार के स्तर पर रहकर नहीं होगा, हिंदुत्व के आधार पर पूरा समाज संगठित करने की आवश्यकता है। और ये प्रयास बिल्कुल जमीन के स्तर पर, बिल्कुल हमारे जाति जातियों में सद्भाव बनाकर हर स्तर पर ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो भ्रमित न होकर पूरे समाज को सही दिशा देंगे। ऐसे नेतृत्व की, ऐसे कार्यकर्ताओं की हर समाज में विशिष्ट प्रमाण में लोग चाहिए। हर गली मोहल्ले, हर जगह ऐसे कोई ना कोई लोग चाहिए कि जो लोगों को सही दिशा दे देंगे, सही बात बताएंगे। उसके बिना इसका समाधान नहीं होगा। और इसीलिए बिल्कुल शुद्ध भाव से हिंदुत्व के आधार पर एक संगठन का प्रारंभ हुआ। और जिसका, देखिए एक बात और महत्वपूर्ण है डॉक्टर जी के जीवन में, मैं जब ये बातों को देखता हूं तो लगता है कि आज भी ये बात उतनी ही बहुत ही प्रासंगिक है। और आज उन विचारों की स्पष्टता देश में होना आवश्यक है। देश के हर कोने में जहां ये बात नहीं पहुंची, वहां तक ये बात पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। देश में उन्होंने जो हिंदुत्व के बारे में जो विचार रखा और हिंदुत्व को उन्होंने राष्ट्रीयता तक भी जोड़ा। जहां उस समय की जो एक पद्धति बन गई थी कि मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का एक अलग ही मतलब चित्र वहां पर बन गया था कि जैसे कोई दो अलग अलग बातें हैं और जिनको एक साथ जोड़ना है। और एक हिंदुत्व से समझौता करना उसकी एक पूर्व शर्त हो गई थी। डॉक्टर जी भी देश को एक ही रूप में देखते थे, लेकिन वो उनको ये पूर्व शर्त मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो उन्होंने ये बात स्पष्ट रखी कि इस देश की पहचान, इस देश की अस्मिता, इस देश का परिचय, यहाँ की हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, ये इसकी परंपरा है, ये इसकी परिचय है। और जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, इस स्वरूप में उन्होंने हिंदुत्व को रखा।
लेकिन उनकी एक और विशेषता थी कि उन्होंने हिंदुत्व को ऐसा रखा, जो हो सकता है वो भी कहते थे कि बड़े बड़े विद्वानों को शायद वो कॉम्प्लिकेट कर दें और उनको शायद संभ्रम हो जाए, लेकिन सामान्य लोगों को मेरा हिंदुत्व जल्दी समझ में आएगा। और आज भी मुझे लगता है कि जब हम एक संघ के नाते जब डॉक्टर जी का विचार लेकर कोई जाते हैं, हिंदुत्व का विचार लेकर जाते हैं, तो बहुत सहजता से सामान्य लोगों के समझ में आता है। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े विद्वान पत्रकार मुझे पूछते रहते हैं कि संघ का काम बढ़ता कैसे है, मतलब क्या है उसमें। मैंने कहा कोई जादू नहीं है, संघ के पास कोई दूसरी चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही सहजता से जो सामान्य लोग समझते हैं कि जैसे आप अपने माँ को प्रेम करते हैं, उसका विस्तार कर लो तो अपने देश से आप प्रेम करते, समाज से प्रेम करते, यही हिंदुत्व है। हिंदुत्व मतलब बिल्कुल सामान्य, आप रिश्तों को बहुत सकारात्मक रूप से समझो और उन रिश्तों को निभाने के लिए आगे बढ़ो, उसमें सकारात्मकता रखो। बहुत ही सामान्य बात है, वही बात समझ में आती है और उसमें फिर भेदभाव मत करो। तो ये सामान्य सी बात, ये सामान्य लोग जिनके अंदर असामान्यत्व है, इसको मान्यता देने वाला अगर कोई संगठन उस समय था प्रथम, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही था। क्योंकि उन दिनों ये बड़ा भेद था कि बड़े बड़े राजनीतिक इसमें नेता अलग थे और कार्यकर्ता अलग थे। वॉलेंटियर्स थे, उनका काम तात्कालिक नेताओं के लिए व्यवस्था करना, इतना ही उनका काम था, और निर्णय में या और बातों में उनका भूमिका नहीं था। और इसलिए व्यक्तिनिष्ठ होना एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति भी थी। डॉक्टर जी ने संगठन का एक नया सूत्र दिया, एक मंत्र दिया कि नहीं, जो यहाँ ये भेद समाप्त करना है और ये भेद समाप्त करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति में भी वो ऊर्जा शक्ति है और वो भी ये असामान्य कार्य कर सकता है। ये विश्वास ही नहीं था बहुत लोगों को, लेकिन डॉक्टर जी के मन में इस बारे में पूर्ण विश्वास था और उन्हें सामान्य लोगों पर विश्वास रख के सामान्य लोगों का संगठन प्रारंभ किया। यही संघ की विशेषता है कि जिसमें सामान्य लोगों का बड़ा महत्व है। कॉमन पर्सन, कॉमन मैन। और यही संघ की शक्ति भी है, यही संघ का मुख्य सूत्र भी है। और इसी के कारण सामान्य लोगों की चिंता, सामान्य लोगों के जीवन की चिंता करना उसका एक स्थायी भाव है। डॉक्टर के पूरे जीवन में इसका हम लोगों को प्रतिबिंब दिखता है। वो नागपुर में है तो लोगों की सेवा में है, वो कोलकाता में है तो वहाँ बाढ़ आ गई गंगा सागर तो वो सेवा में लगे हुए हैं, वहाँ बीमारी आ गई वो सेवा में लगे हुए अपने डॉक्टरों की टीम लेकर। यानी उनके पूरे जीवन में अगर हम देखेंगे तो ये उनका बिल्कुल स्थायी भाव था। उनके जीवन का और एक स्थायी भाव है जिसका प्रतिबिंब संघ में दिखता है। वो सामान्य से सामान्य लोगों को महत्व देते थे, अपने से छोटे उम्र के लोगों के साथ भी वो उनके सम्मान के साथ उनको जोड़कर चलते थे। तो सामूहिकता उनके जीवन का स्थायी भाव था। और आज मुझे लगता है कि पूरे देश में आज इस बात की, जैसे जैसे समय संघ जब स्थापित हुआ तो शायद पूरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, संघ भी आगे बढ़ता जा रहा है, देश आगे बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे इस बात की समझ और आवश्यकता पूरे देश को अनुभव हो रही है कि हाँ, शायद ऐसा करने से ही हम अपने सामान्य से सामान्य लोगों को जोड़कर सामान्य से सामान्य की चिंता करते हुए और अपनी देश की अस्मिता, अपनी परिचय को भी हम शाश्वत रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर जी के जीवन में जैसे कई लोगों का होता है कि उनके समय में वो कुछ काम करवा देते हैं, और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो
ऐसा एक मशीन बनाते हैं जिसके कारण वो व्यापक होता है, लेकिन उनके जीवन काल में होता है वो मशीन वही चला सकते हैं और नहीं चला सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो उनके जाने के बाद भी जो उन्होंने बनाए हुए कार्यकर्ता वो मशीन को चला लेते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। लेकिन डॉक्टर जी ने जो संघ का मंत्र दिया वो ऐसा दिया कि जो उसके बाद जो आते हैं वो उससे और अधिक प्रभावी रूप से चलाते हैं और अधिक व्यापक करते हैं और अधिक कल्पनाओं को एक सृजनशीलता के साथ, कल्पना शक्ति से और उसकी अलग अलग प्रकार से उसके आयामों को प्रारंभ करते हैं। और ये जो एक अलग तरीके से उन्होंने सोचा, तो उनका ये स्थायी भाव था कि देश किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता। जहां अभी भी कई लोग एक एक नेता पर ही निर्भर होकर दुनियादारी कर रहे, उस समय उन्होंने ये बात सूत्र रूप में पक्का दिया था कि पूरे समाज को संगठित होना पड़ेगा। समाज में संगठन नहीं बनाना है, समाज को संगठित होना है, पूरे समाज को। और पूरा समाज जब संगठित होगा तो ऐसा एक संगठित समाज ही आगे हजारों वर्षों तक काम कर सकता है। इसलिए उनकी योजना 50-60 वर्षों की नहीं थी, उनकी कुछ हजार वर्षों की योजना थी कि आने वाले समय में ये इसका इतना विस्तार होता चला जाए और समाज के हर कोने पर व्यक्ति जिम्मेदारी ले ले इसकी। मतलब उनकी ये बिल्कुल कल्पना नहीं थी कि मतलब डॉक्टर हेडगेवार जी की जिम्मेदारी है कि हिंदू समाज का पुनरुद्धार करना या उसको आगे ले जाना है। उनकी मूल रूप में यही कल्पना थी कि समाज का हर व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी ले ले। और ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की और एक सुखद अनुभूति है कि उन्होंने जिस तरीके से सोचा, उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी उसी भाव को लेकर एक चलने वाला ऐसा एक संगठन समाज में आज उसी प्रकार से सक्रिय हुआ है। और इसलिए ये बात के जो महत्व है और सामान्य लोगों में उसमें जो भूमिका है, ये जो डॉक्टर जी का विचार था वो लोगों तक जाना बहुत आवश्यक है। ये बात जितनी जितनी लोगों के समझ में आती जाएगी कि हमें खुद आगे बढ़ना है, हमें स्वयं कुछ करना है, तब बदलाव का चक्र और ज़्यादा गति से घूमेगा। और जहाँ जहाँ ये बात हो रही है वहाँ वहाँ ये चक्र गति से घूमते हुए हम अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए ये जो संघ का कार्य है, इसका कार्य विस्तार करना, डॉक्टर जी के कार्य को विस्तार करना, डॉक्टर जी के विचारों को विस्तार करना, ये वास्तव में एक राष्ट्रीय कार्य है। कि दुनिया में अगर ऐसा एक राष्ट्र खड़ा होता है, दुनिया में बहुत सारे मॉडल लोगों ने सामने रखे कि राष्ट्र ऐसा होता है, राष्ट्र वैसा होता है, और कभी कभी एक एक समय में उनका बड़ा प्रभाव भी रहा है। आज भी हम लोग देख रहे हैं, कहीं कोई अमेरिका आता है, कभी इंग्लैंड आता है, कभी चाइना आता है, तो समय समय पर ऐसा लगता है कि ये बेस्ट मॉडल है, ऐसा ही राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन देखते देखते समझ में आता है कि उनकी भी अपनी बहुत सारी अंतर दुविधाएं हैं, बहुत सारी अंतर्गत समस्याएं हैं। अभी हम लोगों ने कोरोना के समय भी देखा कि जहां बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश, मुझे याद है कि इटली का शहर मिलन, वहाँ से फ़ोन आ रहे और वो वीडियो भेज रहे, कई विद्यार्थी फ़ोन कर रहे, तो पूरी जनता केवल सरकारी व्यवस्था पर निर्भर थी, बाकी लोग सब खड़े हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में यही अनुभव आया है। और मुझे लगता है कि इसके विपरीत अगर हम भारत में देखेंगे तो दुनिया में हमारा ही ऐसा देश है कि जिसमें थोड़ा बहुत हर जगह हुआ होगा, लेकिन हमारा ऐसा एक देश है कि जहां हर कोने में संघ ने जहां पहल की कि ऐसे कार्य होने चाहिए और उसके लिए कार्य प्रारंभ किया, और बाद में ऐसा दृश्य नहीं रहा कि केवल संघ के स्वयंसेवक ही कार्य कर रहे हैं।
धीरे धीरे पूरे देश में उसको देखा देखी सभी लोग काम करने लगे और सरकारी व्यवस्था को समर्थन करना, सपोर्ट करना, उसको मजबूत करना और उसका कई सारा भाग अपने स्वयं के स्तर पर ही कर लेना। ये जो एक अनुभव आया है, ये बहुत विशेष अनुभव है। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था पिछले दिनों, तो पिछले दिनों अयोध्या में भगवान राम का बहुत ही भव्य मंदिर बनना चाहिए, इसके लिए निधि समर्पण का एक बहुत बड़ा अभियान हुआ। आप में से सब लोग उसमें सहभागी भी हुए होंगे। मैंने कई सारे IIM डायरेक्टर्स लोगों से बातचीत की, उनके साथ एक चर्चा आयोजित की कि आप लोग इस अभियान को कैसे देखते हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये आप लोग जो केनेडी बिजनेस स्कूल या हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से जो आप लोग केस स्टडीज लाते हैं और उस पर देश के लगभग कई करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को ये स्टोरी नहीं दिख रही है। तो मैंने उनको कहा कि देखिए ये एक स्टोरी है जिसमें 40 दिन में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इतना बड़ा मोटिवेशन हुआ, 12.5 करोड़ से ज़्यादा परिवारों में इतने लोग वॉलंटरीली गए एंड विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, ज़्यादा इधर उधर आवाज़ नहीं हुआ, बहुत ही संक्षिप्त में ये काम इतना बड़ा काम हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी केस स्टडी ऑर्गेनाइजेशन की, अब वो काम कर रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, बन रही केस, काम हो रहा है। मैंने कहा बैंकिंग, हमारे यहाँ बैंकिंग में बहुत विभाजन है कि बैंक के कुछ कारपोरेट बैंक है वो नीचे वालों को हाथ नहीं लगाती, नीचे छोटे छोटे व्यापार में काम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या छोटी बैंकों का है। ये जो डिजिटल डिवाइड, ये जो डिवाइड है मतलब हमारा, ये डिवाइड को समाप्त होना चाहिए। ये पहला ऐसा अनुभव रहा बैंक्स का कि हमारी 3 बड़ी नेशनलाइज्ड बैंक्स ने, जिन्होंने डिफरेंट डिनोमिनेशंस यानी बिल्कुल छोटे डिनोमिनेशन से बड़े डिनोमिनेशन तक एक साथ काम किया है। ये बैंकिंग के लिए भी बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है। यानी आने वाले समय में इसके 2 परिणाम हैं। हम लोग जो अपने देश में अब कोरोना का टीकाकरण कर रहे हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं हमारे। अब ये जो हमारे निधि अभियान में जो अभियान का एक तंत्र हुआ था, उसके अगर सारी ये स्टडी हो जाएगी तो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम जितने होते हैं उसमें बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। वॉलंटरीली पार्टिसिपेशन से उसका चित्र ही बदल सकता है। यानी अगर तो ये बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो धीरे धीरे समाज जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को समझ में आ रही है कि हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है तो हमारे देश में इस संगठन के सूत्र को सबको लेना पड़ेगा, जीवन के हर क्षेत्र में इसको अपनाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और स्वयं की पहल, जो हम शब्द उपयोग करते हैं, स्वयं सेवक, जो उन्होंने एक शब्द दिया, तो स्वयं जो पहल करते हैं, स्वयं जो चिंता करते हैं, ऐसे स्वयं सेवक का भाव, शाखा में आने वाला हर स्वयंसेवक नहीं, स्वयंसेवक का जो भाव है कि भाई मुझे जिम्मेदारी लेनी है और मुझे करना है, ये भाव और संगठन का सूत्र, ये 2 सूत्र केवल हमारे संघ चलाने के लिए नहीं है, ये देश, समाज, राष्ट्रों को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक तंत्र है। और इसलिए आज इसकी समझ पूरे देश में अच्छे से तैयार करना बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है और इसलिए इस बात को ऐसे स्वरूप में जितना लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको जैसे समझ में आता है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आज जो एक वातावरण बना है देश में, उसमें बहुत सारे देश की शक्ति अगर लगती है तो बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं। इतनी लंबी यात्रा नहीं है हमारी, क्योंकि हमारे पास वो ऊर्जा, वो शक्ति है, वो इतिहास है, वो हमारे पास भविष्य के लिए सपने हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है। मैं कई बार सोचता था कि देश में हिंदुत्व का विचार और जो देश के गौरव का विचार, राष्ट्र के गौरव का विचार, हमारे दृष्टिकोण जो है हर जीवन के हर क्षेत्र का, शायद इसमें बहुत एक ऐसी हानि हुई है। लगातार नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने से लेकर लगातार जितनी घटनाएं हुई, उसने बहुत हानि की है हमारी इस धारा को।
तो मैं कई बार सोचता था देश में घूमने पर कि शायद हम लोगों को शून्य से ही काम करना पड़ेगा क्या। लेकिन जब हमें पिछले 10 वर्षों में जैसा जैसा वातावरण बदला, 10-15 वर्षों में मैं देख रहा हूँ, ध्यान में ये आ रहा है कि देश के कई कोने में ऐसे कई विषयों पर अपनी उस धारा को जीवित रखने का काम और कई लोगों ने करके रखा हुआ है, सोच के रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है, अपना अभ्यास बना के रखा हुआ है, प्रैक्टिसेस रखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने सुरक्षित रखी है। बस अब उन सूत्रों को जोड़ना है और उन सूत्रों का उसके आधार पर उसको व्यापक करना है, विस्तारित करना है। तो जितनी लंबी यात्रा लग रही थी उतनी लंबी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। और इसलिए ऐसे सब लोगों के लिए ये जो हमने जो तंत्र लिया, वो तंत्र लोगों के लिए एक आशा का स्थान बना है कि शायद ऐसी एक रीढ़ की हड्डी अगर समाज में मजबूत रहती है तो वो समाज का शरीर भी स्वस्थ रह सकता है, उसकी ऊर्जा का स्तर भी अच्छा रह सकता है। और इसलिए आज केवल हमारी तरफ से पहल नहीं है, पूरे समाज की तरफ से एक पहल है कि कैसे इसको समझा जाए और कैसे इसको आगे बढ़ा जाए। इसलिए शायद 1925 में संघ क्या है ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आया। आज हम इतने वर्षों के बाद भी देखते हैं कि समाज में ऐसे लोग हैं कि जिनको नहीं समझ में आया। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत लोग समझना नहीं चाहते। अब ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत है जो अच्छे से समझना चाहते हैं। तो इस समय मुझे लगता है कि एक बहुत सकारात्मक भूमिका की ज़रूरत है। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमने इस हिंदुत्व के बारे में, इस राष्ट्रीय विचार के बारे में दूसरों से बहुत सुना, उल्टा सीधा भी बहुत सुना, दूसरों के इंटरप्रिटेशन भी बहुत सुने। अब हम आपके मुख से सुनना चाहते, आप कैसे समझते, आप क्या सोचते इसको। तो मुझे लगता है कि नाउ इट्स आवर टर्न। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही शब्दों में, सही भाषा में, सही समय पर, सही स्वरूप में सबके पास हम इस बात को बिल्कुल ढंग से पहुंचाएं। और इसलिए आज के युग में ये हम लोगों का एक युग धर्म है, हमारी एक जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि विवेक की तरफ से सतत रूप में ये कार्य हो रहा है। और अब ये हिंदी के क्षेत्र में भी जो एक पहल की है, मुझे लगता है कि शुरुआत वो कह रहे थे कि छोटी है, हमारे मराठी की तुलना में संख्या में कम है, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत छोटी होने में कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा उत्साह अच्छा रहे तो मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि लोगों को आजकल लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है और इंस्टाग्राम का ज़माना है, 30 सेकंड्स का वीडियो चाहिए और बिल्कुल छोटा सा एक वाक्य चाहिए। ये बात सही है, लेकिन चाहिए नहीं, क्या चाहिए, चाहिए नहीं इसका मतलब आपकी बात अगर वो सही लग गई, अगर शुरुआत एंट्री हो गई, तो बाद में लोगों को लंबी बात भी चाहिए। यानी लोग गाड़ी लोगों की वहीं अटक रही है, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब मैं आधे मिनट का वीडियो मुझे अच्छा लगता है तो मैं फिर बाद में उसका पूरा वर्जन भी देखता हूँ। आजकल आपको पता होगा मेरा केंद्र भी आजकल भाग्यनगर है, हैदराबाद। तो आजकल सभी तेलुगु मूवीज़ क्या करते हैं, उस पिक्चर को 60 पार्ट में बनाते हैं और फेसबुक पे उसके वीडियो दे देते हैं, पार्ट 2 मिनट का, 3 मिनट का। और उनका अभी डाटा आया है कि वो 2 मिनट का वीडियो बढ़िया लगता है, वो एक सीन 1 एक सीन, उसके कारण लोग पूरी मूवी देखने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। ये उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। इसलिए ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि हम छोटा सा डालेंगे उसी में लोग तृप्त हो जाएंगे। नहीं, अगर आपका सही है तो लोग आपका पूरा बड़ा अंक भी पढ़ने के लिए लोग तैयार हैं। बस थोड़ा शुरुआत में हम जो प्रेजेंट करेंगे वो थोड़ा वैसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि लोग फुल वर्जन देखना नहीं चाहते, बहुत लंबा भी देखना चाहते हैं। तो ये इस गलत फहमी में अगर कोई बता दे तो उसमें किसी को नहीं जाना चाहिए। मैं बिल्कुल ये मेरे स्पष्ट अनुभव से बता सकता हूँ। तो आप सब ये कार्य में आगे बढ़े, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सुनील जी। बहुत ही सरल शब्दों में आपने संघ का महत्व हमारे सामने रखा। नाउ इट्स आवर टर्न, यही विचार सामने रख के हमने
समाज को संघ समझाने का प्रयास इस अंक के माध्यम से किया है। अब इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। विवेक के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अजय जी कोतवड़ेकर अब ऋण निर्देश करेंगे। मैं उनको यहाँ आने की विनती करती हूँ। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्ते। मैं यहाँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय सुनील अंबेकर जी, आपके करकमलों द्वारा संघ मंत्र के उद्गाता डॉक्टर हेडगेवार विशेषांक का विमोचन हुआ है। आपका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हुआ है। आपके शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है। आपने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित रहे। मैं साप्ताहिक की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सुरेश भगेरिया जी, आप भी अपना अमूल्य समय देकर इस मंच पर उपस्थित रहे। साप्ताहिक वेग की ओर से आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस जहाँ यह कार्यक्रम हो रहा है वो कीर्ति कॉलेज का सभा मंडप है। इस व्यवस्था के लिए साप्ताहिक विवेक की ओर से मैं कीर्ति कॉलेज को धन्यवाद देता हूं। और आप सभी श्रोतागण जो हमारी ऊर्जा है, आप यहाँ उपस्थित रहे, इसलिए साप्ताहिक विवेक की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम से हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मैं गायत्री दीदी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। वंदे मातरम से पहले मैं सुनील जी से विनती करती हूँ कि वो गायत्री दीदी का सम्मान करें। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनादकराले कोटिकोटिभुजै धृतखरकरवाले अबला केन मायेत बले बाहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणीं मातरम् वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि हृद तुमि मर्मा त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि
प्रतिमागडी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलादलविहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलामतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत माता की वन्दे वन्दे